नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। फिर एक बार एक नई वीडियो में नए टॉपिक में। टॉपिक का नाम हमारा है आज भूगोल में ब्रह्मपुत्र नदी को पढ़ेंगे, मानचित्र के माध्यम से पढ़ेंगे दाएं तट की सहायक नदियों और बाएं तट की सहायक नदियों के बारे में, है ना। एक ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी और गंगा, ये तीन प्रमुख बड़ी नदियां हैं भारत की यदि हम बात करें तो। चूंकि भारत में बहने वाली और भारत के अंदर से निकलने वाली गंगा है, इस वजह से भारत की सबसे बड़ी नदी या सबसे लंबी नदी गंगा को मानते हैं। सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों भारत के बाहर से निकलती हैं और बहुत सारे किलोमीटर्स में भारत के बाहर ही बहती हैं जी, ठीक है। इंडिया में कम बहती हैं, भारत के दूसरे देशों में, अन्य देशों में ज्यादा बहती हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इस क्लास में क्वालिटी बढ़ा करके देख लेंगे, इससे साफ दिखेगा आपको। तो हेडिंग आपके सामने है ब्रह्मपुत्र नदी, तो ब्रह्मपुत्र नदी को देख लेते हैं। तो देखो निकलती कहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी। मान लो ये एक हिस्सा मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला हिस्सा हो गया, आ रही ना जगह, थोड़ा सा देख के बताओ, ठीक है ना। तो ये वाला हिस्सा है, मान लीजिए यहाँ से निकलती है, तिब्बत वाली जगह है। इस तरीके से अगर मैं बता दूं आपको तो जगह कौन सी है जी, तिब्बत वाली जगह, ठीक है। देश का नाम क्या है, तिब्बत। यहाँ से निकलती है नदी तिब्बत से। और तिब्बत में जो ग्लेशियर का नाम है वो क्या भैया रवि, ग्लेशियर का नाम चेमाया युंगडोंग ग्लेशियर, चेमाया युंगडोंग ग्लेशियर, चेमाया युंगडोंग ग्लेशियर, ठीक है। देश का नाम आएगा तो तिब्बत आएगा, ग्लेशियर का नाम आएगा तो चेमाया युंगडोंग ग्लेशियर आएगा। ये दोनों आपको पॉइंट याद रखने हैं। और वैसे भी अगर याद रखना है तो यहाँ क्या है, कैलाश पर्वत स्थित है, वहीं से ये नदी निकलती है। कौन सा पर्वत स्थित है, कैलाश पर्वत श्रृंखला, कैलाश पर्वत श्रृंखला स्थित है, यहीं से ये नदी निकलती है, ठीक है जी। इस पॉइंट को याद रखिएगा बहुत अच्छे से। तो देखिए ये नदी यहाँ से निकलने के बाद इस तरीके से बहते हैं, ऐसे बहते हुए चलती है आगे। कौन सी दिशा में बहती है, जहां से निकलने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी भारत के पूर्वी दिशा में बहती है, ठीक है। तो भारत के पूर्वी दिशा में बहते हुए कई किलोमीटर का रास्ता कहाँ तय करती है, इस तरीके से आती है। यह है इसका बहने का स्वरूप, मैं आपको बता दूं, ठीक है। काफी किलोमीटर का रास्ता तय करती है। थोड़ा सा मैं इधर से इसे बना देता हूं, यहीं से यहां से बहते हुए इस तरीके से ये नदी इस तरीके से प्रवेश भारत में करती है, ठीक है। कहाँ प्रवेश करती है, भारत में। अब भारत में कहाँ से प्रवेश करती है वो भी हम आपको बताते हैं, और कौन कौन सी नदियां इसकी सहायक मिलती है वो भी बताते हैं। तो सबसे पहले ये लिख लेंगे, इस जगह इस नदी को किस नाम से जाना जाता है, सांगपो के नाम से। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या बोलते हैं, सांगपो बोलते हैं। इस पॉइंट को नोट कर लेना, ठीक है। और तकरीबन 1200 किलोमीटर बहती है तिब्बत में। कितना बहती है ये नदी, तकरीबन 1200 किलोमीटर बहती है भारत के पूर्वी हिस्से में। तिब्बत से निकलने के बाद पूर्वी हिस्से में बहती है, और पूर्वी हिस्से से यू टर्न लेते हुए यहां से इस तरीके से, अब ये यू टर्न ले रही है यहां से, ऐसे करके ये भारत में प्रवेश कर रही होती है, ठीक है। यू टर्न लेते हुए ये नदी, ठीक है, यहां से इस हिस्से से। अब यहाँ पे क्या है मैं आपको बता दूं, यहां पर एक क्या है, नामचा बारुआ पर्वत, नामचा बारुआ, नामचा बारुआ पर्वत है, पर्वत चोटी है जो कि अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है जी, ठीक है। कौन सी है, नामचा बारुआ, सबसे ऊंची चोटी है अरुणाचल प्रदेश की। और इसी के पास स्थित है एक यांगयाप दर्रा। कौन सा दर्रा स्थित है, यांगयाप, यांगयाप दर्रा, ठीक है, स्थित है। दोनों पॉइंट याद रखना, यांगयाप दर्रा और नामचा बारुआ। यह है पर्वत चोटी और यह है दर्रा, मैंने लिख ही दिया है। दोनों कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो जहां तिब्बत से निकलती है तो तिब्बत में बहने तक इस नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, सांगपो के नाम से जाना जाता है। तो ये यहाँ सबसे पहले कौन से राज्य में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, सादिया नामक एक जिले से। तो जिले का नाम लिख लो, कौन से जिले में प्रवेश करती है, सादिया नामक जिले में, सादिया नामक जिले में प्रवेश करती है, ठीक है। और सादिया नामक जिला कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। यहीं से ये यू टर्न लेते हुए भारत में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश राज्य, कई बार आता है कि भैया ये नदी कौन से राज्य में प्रवेश करती है, तो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। लिख लेना, ऊपर लिख देता हूं मैं, अरुणाचल प्रदेश,
जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में ये नदी प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? यहां लिख लेना दिहांग। दिहांग के नाम से इस नदी को जाना जाता है अरुणाचल प्रदेश में। इन पॉइंटों को आप नोट करते रहिएगा। दिबांग, लोहित और बूढ़ी दिहांग। अब यहां से एक नदी निकल करके आती है और यहां संगम बनाती है। एक नदी यहां से निकलती है और यहां संगम बनाती है, ऐसे समझ लीजिए। एक यहां से निकल करके आती है और यहां संगम बनाती है। ये तीन नदियां तिब्बत वाले हिस्से से निकलती हैं। कुछ अरुणाचल जो प्रदेश का हिस्सा है, अरुणाचल जो हमारा राज्य है, वहां से निकलती हैं और कुछ एक तिब्बत से निकलती हैं। ठीक है, तो मिसमी की पहाड़ियों से निकलती है। एक दिबांग नदी की मैं बात कर रहा हूं। ये कौन सी नदी? दिबांग नदी। ये कहां से निकलती है? मिसमी की पहाड़ियों से। बहुत फेमस पहाड़ियां हैं मिसमी की। कहां पे स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, इसके अलावा दूसरी नदी यहीं से निकल करके आती है। इस नदी का नाम है लोहित नदी। ये सभी संगम बनाती है अरुणाचल प्रदेश में। ये पूर्वी तिब्बत से निकलती है। तिब्बत के एक हिस्से से निकलती है जिसे पूर्वी तिब्बत कहा जाता है। ठीक है, और एक निकल के आती है यहाँ से बूढ़ी दिहांग। कौन सी नदी? साइकेस की बूढ़ी दिहांग। ये भी कहाँ? तिब्बत वाले पठार से ही निकलती है ये नदी भी। ठीक है, कौन से हिस्से से निकलती है? तिब्बती पठार से। तो याद रखिएगा, जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में ये एंट्री करती है तो अरुणाचल प्रदेश में से दिबांग नदी मिलती है मिसवी की पहाड़ियों से अरुणाचल से आकर के। लोहित नदी पूर्वी तिब्बत से निकलती है, अरुणाचल प्रदेश में मिलती है। और बूढ़ी दिहांग भी इसी की एक सहायक नदी है जो अरुणाचल में से मिल जाती है। ठीक है, जैसे ये यू टर्न लेकर के यहाँ एंट्री करती है। तो अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानी जाती है? मैंने आपको बता दिया, दिहांग नाम इसका अरुणाचल प्रदेश में बहुत प्रसिद्ध और फेमस है। इसके अलावा जैसे ये नदी आगे बढ़ती है तो आगे मैं बता देता हूं। आगे अरुणाचल प्रदेश से जब ये नदी आगे बढ़ती है तो कौन से राज्य में एंट्री करती है? आगे आपको पता ही है कौन से राज्य में एंट्री करेगी। जब आगे बढ़ेगी तो आगे बढ़ेगी तो आसाम राज्य में एंट्री करेगी। अरुणाचल के बाद कौन से राज्य में आएगी? असम राज्य में एंट्री करती है ये फिर ये नदी। ठीक है, यहां तक अरुणाचल में बहती है, अरुणाचल के बाद असम में आ जाती है। आसाम में दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है। इस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जिसका नाम है माजुली द्वीप। तो वही बना लेंगे। कौन सा द्वीप स्थित है? माजुली द्वीप स्थित है। इसे मैं यहां बना देता हूं थोड़ा सा, जैसे निकलते ही ये माजुली द्वीप बना हुआ है। ठीक है, यहां मान लीजिए इस तरीके से आपको समझाने के लिए क्या है, ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप जिसका नाम है माजुली द्वीप। ठीक है, कौन सी नदी में स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। और कौन से जिले में? माजुली जिले में ही स्थित है, आसाम में। इस पॉइंट को याद रखिएगा, आसाम में स्थित है, माजुली में, और ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। इसके अलावा ये नदी जब आगे बढ़ती है तो इस तरीके से बह रही है। आगे बढ़ती है तो एक नीचे से आती है इसकी एक सहायक नदी जिसका नाम है धनसिरी। कौन सी नदी आती है? धनसिरी आती है, जो कि नागालैंड से निकलती है और दीमापुर के आसपास मिल जाती है। यहां से मान लीजिए निकल करके आती है और ये कहां से निकलती है? नागालैंड से। नागालैंड से ये नदी निकलती है और नदी का नाम क्या है? धनसिरी। ये भी इसकी सहायक नदी है। ठीक है, नागालैंड से निकलने के बाद दीमापुर के आसपास मिल जाती है। जगह का नाम क्या है? दीमापुर। ये आसाम का एक जिला है दीमापुर, इसके आसपास ये नदी मिल जाती है। ठीक है, अब यहाँ से जब ये आगे बढ़ती है तो आगे और स्टॉपेज रहता है इस नदी का। स्टॉपेज क्या रहता है? स्टॉपेज का मतलब समझो संगम, जो बहुत सारी नदियों से जो मिलता है। तो आगे जब संगम आता है तो कपली नदी मिलती है, इससे नीचे से निकलती है इसी नागालैंड के एक हिस्से से। और नदी का नाम क्या है? कपली नदी। तेजपुर के आसपास मिलती है। जिले का नाम क्या है? तेजपुर। एयरफोर्स स्टेशन भी है जे। और नदी का नाम क्या है? कपली नदी। कपली नदी है ना, जो कि नदी के से दक्षिण से निकल रही है, नीचे से निकल रही है, नागालैंड वाले हिस्से से ही निकलती है। ठीक है, यहाँ लिख सकते हो आप, नागालैंड वाले एक हिस्से से ये नदी निकलती है। ठीक है, और नदी का नाम क्या है? कपली, जो कि तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन के पास निकलती है। अब इसके अलावा इंपॉर्टेंट नदियां इसकी ऊपर से आती है, सुबनसिरी नदी। सुबनसिरी नदी मैं आपको बता दूं, मान लीजिए यहां से आती है एक नदी और इस तरीके से आकर के यहां मिल जाती है, और नदी का नाम क्या है? सुबनसिरी नदी। कौन सी नदी है? सुबनसिरी, जो ऊपर से आकर के यही संगम बनाती है दीमापुर के पास में, आसाम में। नदी सुबनसिरी, और ऊपर से कहां से निकलती है? जी ऊपर से निकलती है तिब्बत वाले हिस्से से। कौन से हिस्से से निकलती है? तिब्बत वाले हिस्से से निकलती है। ठीक है, तिब्बत का इसमें जो हिस्सा है
तिब्बत की सीमा तो लगती है, लेकिन आसाम की सीमा लगती है यहाँ मुख्य तौर पर। कौन से राज्य की सीमा लगती है? आसाम की। तो आसाम से निकलकर सुबनसिरी नदी दीमापुर के पास, आसाम के दीमापुर के पास संगम बनाती है। किससे? ब्रह्मपुत्र नदी से। अब आगे बात करते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी में जब जैसे आगे बढ़ेगी तो कौन सी नदी आएगी इसकी? ऊपर से ही आती है एक मानस। जैसे आगे बढ़ी तो ऊपर से ही एक नदी निकल करके आती है। नदी का नाम क्या है? मानस नदी। और एक आपने सुना होगा मानस राष्ट्रीय उद्यान इसी नदी के पास में, मानस राष्ट्रीय उद्यान इसी नदी के पास में होकर के है। ठीक है, और ये यहाँ आसाम में संगम बनाती है मानस नदी। कहाँ पे संगम बनाती है? आसाम में संगम बनाती है और तिब्बत से निकलती है ये नदी। मानस नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत से। जगह का नाम लिख लेना तिब्बत, तो इसे समझ लीजिएगा आराम से, है ना। बस ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी आ जाती है, या सबसे बड़ा नदी द्वीप आ जाता है, या राज्य आते हैं, या इसके नाम आते हैं, है ना। अभी एक बार समझ लो, फिर इसके बाद मैं बताऊंगा। तो मानस राष्ट्रीय उद्यान भी याद रखना, कहाँ पे स्थित है? आसाम में। और नदी का नाम मानस है, और कहाँ से निकलती है? तिब्बत के एक हिस्से से निकल करके आसाम में ये संगम बनाती है। कौन से राज्य में? आसाम में। इसके बाद जब ये नदी आगे बढ़ती है तो कौन सी नदी इससे संगम बनाती है? संकोश। मान लीजिए ये ब्रह्मपुत्र यहाँ बह करके आई, तो ऊपर से एक और नदी आती है, उस नदी का नाम क्या है? संकोश नदी आती है ऊपर से बह करके, जो भूटान से निकलती है। संकोश नदी आई और जहाँ संगम बनाया संकोश नदी ने, तो कहाँ से निकलती है? जो भूटान से। और नदी का नाम क्या है? संकोश। ठीक है, नदी का नाम संकोश है, जो कि कहाँ पे बनाती है संगम? आसाम में ही संगम बनाती है। ठीक है, आसाम और बंगाल की सीमा बनाते हुए बहती है ये नदी। संकोश नदी आसाम और बंगाल की सीमा बनाते हुए बहती है, अभी मैं बता दूंगा, लेकिन निकलती कहाँ से? भूटान से। अब इसके बाद जब ये नदी आगे बढ़ती है तो मान लीजिए यहाँ पे आ गई ब्रह्मपुत्र नदी बह करके, अब यहाँ से ऊपर से एक और नदी निकल करके आती है। उस नदी का नाम मैं आपको बता देता हूँ। जो नदी निकल के आती है ऊपर से, वो आती है जम्मू ग्लेशियर से, या नेतापू झील से निकल करके आती है। कौन सी झील से निकल के आती है? मान लीजिए नदी बता देते हैं पहले मैं आपको। यहाँ आती है और झील का नाम है नेतामू झील। कौन सी झील? नेतामू झील। ठीक है, अच्छे से नोट करते चलो। नेतामू झील से निकलती है और नदी का नाम है तीस्ता नदी। कौन सी नदी? तीस्ता नदी। और राज्य का नाम क्या हो जाएगा? सिक्किम। सिक्किम राज्य के नेतामू झील से तीस्ता नदी निकलती है और संगम कहाँ बनाती है? आसाम के आसपास ही, बांग्लादेश और आसाम की सीमा पर बनाती है। बिल्कुल आसाम और बांग्लादेश की सीमा पर, है ना, बिल्कुल संगम बनाती है। यहाँ पर एक जिला पड़ता है और उस जिले का नाम मैं आपको बता देता हूँ, धुबरी। कौन सा जिला पड़ता है? धुबरी के आसपास ही, बिल्कुल जैसे बांग्लादेश में एंट्री करती है ब्रह्मपुत्र नदी, तो यहीं पर क्या बनाती है? संगम बनाती है। ठीक है, अब यहाँ से ये नदी जब आगे बढ़ती है तो आगे बढ़ते हुए कहाँ जाती है? बंगाल की खाड़ी में जाती है। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी में जाती है तो आपको पता ही है, इधर से एक और नदी आती है, यहाँ से बहते हुए एक और नदी आती है, और यहाँ पे दोनों का क्या होता है? संगम हो जाता है दोनों नदियों का। और जब संगम हो जाता है इन दोनों नदियों का यहाँ पे, तो ये नदी किस नाम से जानी जाती है? फिर संगम के बाद जब आगे बढ़ती है तो संगम हो जाता है ये नदी। पहले तो ये समझ लीजिए आप, संगम तो होता है, ये नदी हो गई पद्मा, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। पद्मा का मतलब हो गया गंगा। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से। तो ये भी बांग्लादेश से बह करके आती है और ये भी बांग्लादेश में एंट्री करती है। यहाँ से धुबरी के बाद ये बांग्लादेश में एंट्री कर जाती है। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ कहाँ पे एंट्री करती है ये? बांग्लादेश में। ठीक है, तो बांग्लादेश में दोनों जब मिल जाती हैं तो फिर इनकी धारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना के नाम से। किस नाम से ये जानी जाती है? मेघना के नाम से। मेघना के नाम से जानी जाती है। और इस तरीके से जो दुनिया का फिर सबसे बड़ा, इस तरीके से करके मैं आपको थोड़ा सा दर्शा रहा हूँ जिससे समझ में आ जाए, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है जो बंगाल की खाड़ी में गिरते हुए। क्या बनाती है? दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, दोनों नदियाँ। अच्छा, बांग्लादेश में इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? ये प्रश्न आता है। बांग्लादेश में इसे बोलते हैं जमुना। जैसे ही बांग्लादेश में ये नदी प्रवेश करती है तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से जाना जाता है। इस मुद्दे को भी, इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, किस नाम से? जमुना के नाम से जाना जाता है। इस पॉइंट को याद रखिए। ठीक है, और पद्मा कहते हैं गंगा नदी को, कहाँ पे बोलते हैं? बांग्लादेश में ही। ठीक है जी, बांग्लादेश में बोलते हैं। इस पॉइंट को याद रखना। और दुनिया का जो सबसे बड़ा, विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है वो कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा
विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा बनाया जाता है वो कौन सा डेल्टा बनाती है ये नदी? सुंदरबन का डेल्टा। सुंदरबन का डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाती हैं, ठीक है, जिसका 1/3 हिस्सा भारत में है और 2/3 हिस्सा इसका बांग्लादेश में है। 2/3 हिस्सा कहाँ पे इसका? बांग्लादेश में, ठीक है। तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा, संयुक्त धारा को मेघना के नाम से जाना जाता है, एक पद्मा और एक जमुना दोनों मिलकर के बांग्लादेश में बहती हैं, तो ये बनाती है, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखना। तीस्ता नदी सिक्किम से निकलती है, सिक्किम में नितामू झील से, और नितामू झील के ऊपर है एक ग्लेशियर जिसका नाम है जेमू ग्लेशियर। क्या नाम है? जेमू ग्लेशियर। इसी ग्लेशियर से पानी आता है और पानी आने के बाद ये झील बनती है। यहाँ से इस तरीके से मैं आपको समझा दूं पूरा, जेमू ग्लेशियर से पानी आ करके यहाँ इकट्ठा होता है और ये झील का आकार लेती है और झील में से नदी निकलती है और नदी का नाम है तीस्ता नदी, ठीक है। जेमू ग्लेशियर भी लिख लेना कौन से राज्य में स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित है। ओके सर, तो एक बार फिर देख लो आप इसे, मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे से। तो नदी कहाँ से निकली? तिब्बत के पठार से। कौन सी जगह से निकली? चेमाया योडोंग ग्लेशियर से। ग्लेशियर आता रहता है पेपरों में। यहाँ से निकलने के बाद कौन सी दिशा में बहती है? पूर्वी दिशा में बहती है यहाँ से निकलने के बाद, ठीक है। और तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? सांगपो के नाम से तिब्बत में जानी जाती है ये नदी। और भारत में जब प्रवेश करती है तो कौन सी पर्वत श्रेणी के पास से? नामचा बारुआ के पास से। ये अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी नामचा बारुआ है और यहीं पर एक दर्रा है यांगयाप दर्रा, ठीक है, जो कि चीन को अरुणाचल से जोड़ता है। या अरुणाचल को चीन से जोड़ता है या भारत को चीन से जोड़ता है, आप कैसे भी पढ़ लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी। तो अरुणाचल प्रदेश में ये यू टर्न लेते हुए प्रवेश करती है। और प्रवेश कहाँ से करती है? सादिया जिले से। सादिया से प्रवेश करती है और दुबरी से बांग्लादेश में चली जाती है नदी, ठीक है। अब यहाँ इसके इस हिस्से से ये नदियां मिसमी की पहाड़ियों से आती है, दिबांग, इसके अलावा लोहित आती है पूर्वी तिब्बत से, और ये तिब्बत के एक हिस्से से बूढ़ी दिबांग आती है। ये सभी सहायक नदियां अरुणाचल प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर मिलती है ब्रह्मपुत्र नदी से। और जैसे ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पे एंट्री करती है? आसाम में। कौन से राज्य में एंट्री करती है? आसाम में। तो आसाम में एंट्री करती है तो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप इसी नदी पर बना हुआ है। कौन सी पे? ब्रह्मपुत्र नदी पर। और नदी द्वीप का नाम क्या है? माजुली द्वीप है, ठीक है। ये आसाम राज्य हो गया। अब नीचे नागालैंड राज्य से, कौन सा राज्य है जी आपका? नागालैंड। नागालैंड राज्य से क्या होता है? धनसिरी नदी निकलती है और धनसिरी दीमापुर में या आसाम में मिल जाती है। फिर इसके अलावा कपली नदी नीचे से निकल करके तेजपुर के आसपास मिल जाती है। ये सहायक नदियां हैं जो इसके दक्षिण से निकलती हैं और नदी में मिलती है। ऊपर से सुबनसिरी नदी आती है। सुबनसिरी कहाँ से निकलती है? आसाम से। आसाम से निकलने के बाद आसाम में मिलती है। इसके अलावा मानस नदी है जो मानस राष्ट्रीय उद्यान से बहते हुए आसाम में मिल जाती है। इसके अलावा संकोश नदी आती है जो भूटान से निकलती है। भूटान भी ऊपर ही पड़ता है, सीमा देखोगे तो भूटान से निकलने के बाद ये आसाम और बंगाल की सीमा बनाती है। ये नदी दो राज्यों की सीमा बनाती है, पेपरों में आया है। कौन कौन से की? आसाम की लिख लेना और बंगाल की। आसाम और बंगाल की सीमा बनाती है। कौन सी नदी सीमा बनाती है? संकोश नदी, जो भूटान से निकल करके आसाम में मिलती है। और लास्ट में इसकी सहायक नदी है तीस्ता। तीस्ता सिक्किम में जेमू ग्लेशियर से नितामू झील बनती है और नितामू झील से तीस्ता नदी निकलते हुए आसाम में धुबरी के पास में मिल जाती है, बांग्लादेश के बिल्कुल बॉर्डर पे। कहाँ पे मिलती है? बांग्लादेश के बॉर्डर पे। और जहां से बांग्लादेश में जो प्रवेश करती है तो इस नदी को बोलते हैं यमुना, और इधर से आती है पद्मा, और दोनों मिल जाती हैं तो क्या नाम हो जाता है? मेघना। और मेघना जब बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कहाँ पे गिरती है? बंगाल की खाड़ी में, तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसी को सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं, जिसका 1/3 भाग भारत में है और 2/3 हिस्सा इसका कहाँ पे है? बांग्लादेश में इसका स्थित है, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखना। अब कुछ और मुद्दे समझ लीजिए। जैसा सबसे पहले इस नदी को किस नाम से जाना जाता है भाई साहब? सांगपो के नाम से। और सांगपो के बाद इस नदी का नाम क्या रहता है? दिहांग, ठीक है। और दिहांग के बाद इस नदी का नाम क्या पड़ता है? ब्रह्मपुत्र। ये नाम लिख लेना, नाम ही इंपॉर्टेंट है आपके पुलिस जैसे एग्जाम के लिए या किसी भी वनडे एग्जाम के लिए भाई साहब। ये दिमाग में इसके नाम छाप लेना, नाम ही सबसे ज्यादा आते हैं। बाकी की सहायक नदियों को तो रट लेना, 4 बार बनाना, 6 बार बनाना, कितनी बार क्लास को देखना तो रट जाएंगे आपको, ऊपर से और नीचे से सारी नदियों को, ठीक है। जो दक्षिण से आ रही है, उत्तर से आ रही है, उसकी। ब्रह्मपुत्र हो गया। ब्रह्मपुत्र के बाद इस नदी का नाम क्या पड़ता है जब बांग्लादेश में आती है? तो जमुना, ठीक है। और जब जमुना के बाद संयुक्त धारा हो जाती है तो क्या नाम रहता है इस नदी का? मेघना। तो ये नाम इस तरीके से चेंज होते हैं इस नदी के, ठीक है ना। ये क्या कहाँ पे बोलते हैं? तिब्बत में। दिहांग कहाँ पे बोलते हैं? अरुणाचल प्रदेश में। कौन से राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। ब्रह्मपुत्र कहाँ पे बोलते हैं? आसाम में। जैसे ही आसाम में आती है तो क्या बोलते हैं इसको? ब्रह्मपुत्र बोलते हैं इस नदी को। और जमुना कहाँ पे बोलते हैं? बांग्लादेश में, जमुना के नाम से बांग्लादेश में। और मेघना संयुक्त धारा है गंगा और यमुना की, बंगाल की खाड़ी में गिरने को होती है तो वहां पर मेघना बोलते हैं इसे, ठीक है। और दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप
माजुली इसी पर स्थित है, इस पॉइंट को याद रखना। और टोटल अगर लेंथ की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी लगभग कितना बहती है, 2900 किलोमीटर बहती है, लिख लेना 2900 किलोमीटर बहती है। 2900 के हिसाब से आप समझ रहे हैं भारत की सबसे बड़ी नदी हो जानी चाहिए, क्योंकि भारत से ज्यादातर हिस्सा इसका कहाँ पे बहता है, बाहर बहती है ये नदी, भारत से बाहर। ठीक है, एक शहर और बता दें हम, इस नदी के तट पर एक शहर और पड़ता है बंगाल का, बड़ा फेमस, जलपाईगुड़ी, लिख लेना जलपाईगुड़ी, काफी फेमस शहर है, आता रहता है एग्जाम में। जलपाईगुड़ी कौन सी नदी के तट पर स्थित है, तो तीस्ता नदी के तट पर स्थित है जलपाईगुड़ी। ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। तो ये पूरा टॉपिक था कौन सी नदी का, आपका ब्रह्मपुत्र नदी का। और मैं डिटेल में जाऊं तो देखो बहुत सारी चीज आ जाएंगी। इसी नदी के तट पर एक मंदिर स्थित है और मंदिर का नाम है कामाख्या मंदिर। कौन सा मंदिर स्थित है, कामाख्या देवी जी का मंदिर स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। और ब्रह्मपुत्र घाटी किसके लिए और फेमस है, चाय उत्पादन के लिए भी फेमस है ब्रह्मपुत्र घाटी। काय के उत्पादन के लिए, चाय उत्पादन के लिए, क्योंकि भारत की सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, आसाम राज्य करता है। तो जहां होकर के ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है उन घाटियों में भी काय का उत्पादन होता है, चाय की खेती होती है, चाय का उत्पादन होता है। इस वजह से ब्रह्मपुत्र घाटी किसके लिए और फेमस है, चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, और 2900 किलोमीटर बहती है ये, और निकलती कहां से, ये मैंने आपको बता ही दिया, तिब्बत से निकलती है। ठीक, और कोई शक समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। इसे 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, इसकी सहायक नदियों को लिख लीजिएगा, उत्तर से और दक्षिण वाली सारी नदियों को, इसके नाम क्या क्या है वो मैंने चारों पांचों नाम बता दिए हैं। 2900 किलोमीटर बहती है, और कितने देशों में, देशों की बात कर लेते हैं चलो, तभी क्लास का समापन करेंगे। कितने देशों में बहती है यहाँ बता देता हूं मैं आपको। सबसे पहले तिब्बत में, तिब्बत के बाद भारत में, और भारत के बाद बांग्लादेश में। भारत के बाद कहां पे, बांग्लादेश में। तो कितने देशों में बह रही है, 3 देशों में बह रही है ब्रह्मपुत्र नदी। तिब्बत में बह रही है सबसे पहले, फिर भारत में प्रवेश करती है, और भारत के बाद तीसरे स्थान पर बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और बांग्लादेश के बाद कहां चली जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है ये नदी, गंगा के साथ मिल करके, है ना। तो ब्रह्मपुत्र नदी को याद रखिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप इसी नदी पर बनाया गया है। और अगर बात करें तो मुझे ऐसे याद आते जाएंगे, मैं तो पूरी रात भर पढ़ा दूंगा ब्रह्मपुत्र नदी को, है ना। इसे क्या बोलते हैं, आसाम का शोक भी बोलते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को क्या बोलते हैं, असम का शोक कहा जाता है। असम का, क्योंकि वहां मानसून के समय में आमतौर पर जो ब्रह्मपुत्र नदी की जो घाटियां हैं, आसपास के इलाके हैं या गांव हैं जो ब्रह्मपुत्र नदी के दाएं और बाएं तट पर बसे हुए हैं, तो मानसून के समय में जब पानी ओवरफ्लो होता है, बहुत सारा पानी आता है, क्योंकि नदी का तो रहता ही है लेकिन ऊपर से बारिश का आता है, तो आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ के हालात पैदा हो जाते हैं। कौन सी नदी के माध्यम से, ब्रह्मपुत्र नदी के माध्यम से। इस वजह से इसे आसाम का शोक भी कहा जाता है। कौन सी नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी को। और दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर आसाम में स्थित है, इस पॉइंट को रट लेना। और जिले का नाम भी क्या है, माजुली है जिले का नाम। द्वीप का मतलब एक पत्थर की शिला है, एक चट्टान है जो कि नदी के बीच में स्थित थी काफी प्राचीन समय से। तो नदी का बहाव भी वहीं होकर के, तो नदी के पानी ने उसे काट दिया, और काट करके वहां से नदी का पानी दोनों तरफ गया, फिर आगे जाकर के मिल गया, तो बीच में एक टापू की तरह बन गया वो। इसी वजह से इसे द्वीप का नाम बोला जाता है ना। क्या बोलते हैं, टापू या आइलैंड या द्वीप, जो दुनिया का सबसे बड़ा है। इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक ब्रह्मपुत्र नदी का। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएंगे। आपको कोई शक समस्या हो तो वो भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। इसी तरीके से बिल्कुल आपके आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए ज्योग्राफी क्लास कंटिन्यू और अनवरत रूप से आपके हित के लिए इसी तरीके से चलती रहेगी। और करंट अफेयर्स की क्लास भी चल रही है लगातार, उसे आप देख ही रहे हैं, और इन क्लासों को भी देखते रहिए और नोट्स बनाते रहिए, जो कि आने वाले समय में आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण ये क्लास साबित होगी। ये लिख करके रख लीजिएगा, और एक एक पॉइंट आपको याद कर लेना है और रट लेना और दिमाग में छाप लेना है। ठीक है, और कोई शक समस्या होगी तो आप बताएंगे कमेंट बॉक्स के माध्यम से, उसमें सुधार करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मस्त रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और आर्टिकल 47 का फॉलो करते रहिए, क्योंकि हमारे जो स्टूडियो में आर्टिकल 47 का कभी कभी फॉलो नहीं करते हैं। इस वजह से उनसे भी मैं कहता हूं कि भैया 47 का फॉलो किया करो। आर्टिकल 47 में क्या है ये कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप और हमें बता देंगे। ठीक।